हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पुनः। टॉपिक हमारा जो चल रहा है एल्कोहल, और अभी हम एल्कोहल में रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं एल्कोहल के। सभी को पता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार की अभिक्रियाएं एल्कोहल में देखने को मिलती हैं: इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और पूरे समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, जिसमें निर्जलीकरण, विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण। तो पहली अभिक्रिया जो कल हम आपको बता रहे थे, जिसमें OH बंध टूटता है, तो इसमें यह क्या बाहर निकलता है? प्रोटॉन। तो ये अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, आपको पता है अम्ल क्षार की अवधारणा, हमने 3 अवधारणाएं पढ़ी हैं: आर्नियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस अवधारणा। ठीक है ना? तो आर्नियस के अनुसार जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार प्रोटॉन देने वाला अम्ल, प्रोटॉन लेने वाला क्षार, और लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन देने वाला क्षार, इलेक्ट्रॉन लेने वाला अम्ल। तो यहां पर जो एल्कोहल हैं वो ब्रॉन्स्टेड अम्ल हैं। क्या है एल्कोहल? ब्रॉन्स्टेड अम्ल। ब्रॉन्स्टेड अम्ल का मतलब प्रोटॉन त्यागने वाले। ठीक है, कल हमने इसके बारे में आपको बताया एल्कोहलों में कि भाई कौन सा एल्कोहल अधिक अम्लीय होगा, कौन सा एल्कोहल भाई कम अम्लीय होगा, कारण क्या रहेगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको कल जाते हुए लिखवाया था, एक आध क्वेश्चन आज भी मैं आपको लिखवाऊंगा, और साथ साथ में क्वेश्चन आपको लिखाना प्रारंभ कर रहा हूं। नोट्स के साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके पास पहुंचेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। हर चैप्टर में आपको ये पूरा मटेरियल अलग से मिलेगा। तो कल जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था कि एल्कोहल जो है वो जल से दुर्बल अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन था, उसमें पूछा था क्यों। तो आप देखिए, एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय क्यों होता है? ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा में आपको पता है, जो प्रोटॉन तीव्रता से ग्रहण करता है वो क्षार, और जो प्रोटॉन तीव्रता से त्यागता है वो अम्ल। और जल के बारे में हमको पता है ये उभयधर्मी होता है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताएं कि एल्कोहल जो है प्रोटॉन त्याग कर क्या बनाता है? एल्कोक्साइड आयन बनाता है। एल्कोक्साइड आयन बनाता है, और जल जो है, जल को अपन HOH लिख सकते हैं। जल जो है वो अच्छा प्रोटॉन दाता है। अच्छा क्या है? प्रोटॉन दाता। तो जो एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड आयन जो है वो जल जो प्रोटॉन त्यागता है ना, उस प्रोटॉन को एल्कोक्साइड आयन ग्रहण कर लेता है तीव्रता से। क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके, और ये क्या बन जाता है? देखो, ROH, पुनः एल्कोहल बन जाता है, और ये माइनस। इसको समझें आप। ये तो मैं आंसर लिखाने के लिए ऐसा लिखा है, और आप खोल के इसको अगर देखें तो देखिए, ये एल्कोहल है, एल्कोहल प्रोटॉन त्यागेगा, एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ये जल है, प्रोटॉन त्यागेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो इनमें से क्या होगा? जो ये एल्कोक्साइड है ना, ये प्रबलतम क्षार है। ये क्या है? प्रबलतम क्षार। प्रबलतम क्षार क्या है? फिर इसमें भी अगर हम देखें और दिमाग आप आगे लगाओ कि भाई ये दोनों आयन तो पूरे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, ये भी क्षार है। ठीक है ना? प्रोटॉन तो ये भी ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो ये प्रबलतम क्षार है। प्रबलतम क्षार क्यों है? प्रबलतम क्षार क्यों है? क्योंकि ये इस पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है, तो ये प्रोटॉन ग्राही है, बहुत तीव्रता से प्रोटॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो ये जो है ना, कौन? एल्कोक्साइड आयन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड से भी प्रबलतम क्षार है। इसलिए जैसे ही जल प्रोटॉन त्यागता है, इसको ग्रहण कर लेता है और पुनः एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटॉन, अब आप इन दोनों की तुलना करेंगे,
दोनों की तुलना करेंगे तो जल ने प्रोटॉन त्यागा, ग्रहण किसने किया? एल्कोक्साइड ने। तो अब ये दुर्बल अम्लीय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कौन? एल्कोहल। ये तो प्रबल क्षार हुआ एल्कोक्साइड, लेकिन एल्कोहल क्या हुआ? दुर्बल अम्लीय। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, वापस एल्कोहल बन रहा है। तो एल्कोहल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एल्कोहल की प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो गई? जल की तुलना में कम। आप इसको आंसर को कैसे भी दे सकते हैं। दूसरा हम कैसे देख सकते हैं? अब किसी के दिमाग में, हाँ गुरुजी देखो ये इसने प्रोटॉन त्यागा, त्याग दिया, एल्कोक्साइड बना, इसने प्रोटॉन त्यागा, हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पे क्या है कि इसका प्लस आई प्रभाव है, ये इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, तो इसका स्थायित्व घट जाएगा। स्थायित्व घट जाएगा तो ये त्यागे गए प्रोटॉन को पुनः ग्रहण कर लेगा और एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण हैं। आप चारों तरफ से अगर देखोगे तो आपको ये पूरे के पूरे आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आंसर आप लिख लिए, आंसर डाल के लिखें। आप कल का जो क्वेश्चन है लिखो, लिखिए जल एक अच्छा प्रोटॉन दाता है। जल एक अच्छा प्रोटॉन दाता है। लिखो, एल्कोक्साइड आयन जल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को ग्रहण करके पुनः एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात एल्कोहल की तुलना में जल द्वारा तीव्रता से प्रोटॉन त्यागा जाता है। इसलिए एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय है, जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय है। अब ये आप उतार लेंगे ये रिएक्शन। अब आप देखिए बेटा, मैंने आपको ये लिखवाया, ठीक है ना, एक भाषा ये लिखवा दी। ऐसा नहीं है कि आपको रटनी है ये भाषाएं, आप कैसे भी इसका लिख सकते हैं। 2-3 प्रकार है भाई। क्या कारण है कि एल्कोक्साइड आयन बनता है, उसमें प्लस आई प्रभाव है, वो भी आप लिख सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे आंसर दे सकते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट आपको समझ में आया ना? क्यों अधिक अम्लीय, कौन क्यों कम अम्लीय। अच्छा, इसी में मैं ये लिख लिया आपने। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। अच्छा, नोट डाल लो, एक पॉइंट लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन लिखाता हूं। नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखो, लिखो एल्कोहल ब्रोंस्टेड अम्ल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट और लिख लो,
अच्छा, ये आपको वैसे काम आते रहेंगे, रटना नहीं है ये पॉइंट, लेकिन आपको पता है क्यों है प्रबल। अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्कोक्साइड है ना, जो एल्कोक्साइड आयन है वो प्रबलतम क्षार है। प्रबलतम, प्रबलतम मतलब तीव्रता से प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ठीक है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड से भी प्रबल क्षार है। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, लिखो एल्कोक्साइड प्रबलतम क्षार होता है। एल्कोक्साइड प्रबलतम क्षार होता है। लिखो, अर्थात यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम एल्कोक्साइड से भी प्रबल क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम एल्कोक्साइड से भी प्रबल क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम एल्कोक्साइड से भी प्रबल क्षार होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, 11वीं में हमने अम्ल क्षार अवधारणा पढ़ी है, उसमें तीनों अवधारणा है। तो उसमें ब्रोंस्टेड लोरी में क्या है, जो प्रबल क्षार है, आपको पता है ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा में क्या है, अम्ल संयुग्मी क्षार में परिवर्तित होता है और क्षार किस में परिवर्तित होता है, संयुग्मी अम्ल में। तो जो प्रबल अम्ल है उसका संयुग्मी क्षार कैसा होगा, दुर्बल, और जो प्रबल क्षार है उसका संयुग्मी कैसा होगा, दुर्बल अम्ल। पता है ना। तो यहां पर नहीं आई समझ में, जैसे ये एल्कोहल है, इसका संयुग्मी क्या होगा, एल्कोक्साइड। तो ये कौन है, अम्ल, ये कौन है, क्षार। पता है ना। ये अगर दुर्बल है तो ये क्या होगा, प्रबल। ये पढ़ चुके हैं अपन, और 10th में भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा है। एक क्वेश्चन और लिखें आप। क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस, उससे क्या है, आपको लगेगा नहीं कि आपको कहीं रटना है, क्या करना है। आप मुझे पहले बताएं कि मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको। CH3OH H2O C2H5OH, इन यौगिकों को आप अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। कर सकते हैं हम, आप कोशिश करें। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा इसमें, देखिए अब हमको पता है, अगर हम अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं तो अभी हमने क्वेश्चन लिखा कि भाई एल्कोहल और जल की तुलना में जल क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है एल्कोहल से, ठीक है ना। तो नंबर 1 पे तो कौन आएगा, बोलो आंसर क्या होगा इसका, कि नंबर 1 पे तो कौन होगा इन तीनों में। अब कैसे भी आते जाओ कि H2O अधिक अम्लीय होगा, उससे कम। देखिए अब यहाँ पर देखो, 1 कार्बन का एल्कोहल और ये 2 कार्बन का एल्कोहल। अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी, ध्यान से सुने, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अम्लता क्या होगी, घटेगी, अम्लता घटेगी। कारण भी आपको पता है, प्लस आई प्रभाव के कारण। तो इससे कम अम्लीय कौन होगा, CH3OH, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, C2H5OH। ये अम्लता का घटता क्रम, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लें, निम्न को अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको आपको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये क्रम आपका रहेगा।
लिख लिया होगा ये, ठीक है। अब जैसे अगर कोई कहे कि भाई प्रोपेन 2 है, प्रोपेन 1 है, इनको क्रम में लिखो, तो हम लिख सकते हैं भैया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपने देखा कि एल्कोहल जो है वो क्षार धातु या सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो धातु एल्कोक्साइड बनाता है, अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। मैं एक अपक्रिया लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन और है, जिस प्रकार से 12th में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस तरीका से अपक्रिया कैसे पूछी जाती हैं, कहाँ कैसे, तो मैं वो भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहीं से आपकी प्रिपरेशन हो। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद लिखिए। अब देखो अभिक्रिया क्या है, CH3 इसका रूल पद्धति में नाम है, अच्छा रूल पद्धति में एल्कोहल को क्या कहते हैं, एल्किल एल्कोहल लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन मूलक के अंत में क्या लगा देते हैं, एल्कोहल। तो इसका हाइड्रोकार्बन मूलक क्या होगा, ये तृतीयक ब्यूटिल होगा कि नहीं होगा, तृतीयक ब्यूटिल। अच्छा ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, अगर कोई नए बच्चे जुड़े हों तो वो टेंशन ना लें, हम और दोबारा इनको भी बता देंगे। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और इसकी क्रिया यदि मैं एल्युमिनियम से कराऊं, ठीक है ना, तो हमको उत्पाद बनाना है। यहां पर पूछा है कि क्या उत्पाद हमारा बनेगा, ए और बी क्या बनेंगे देखना है, ठीक है ना। तो आप अब इसमें चाहे संख्याएं दी या नहीं दी, पहली बात सुनना, कई तरीका से क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे ऐसे लिखा है तब भी आपको क्या करना है, और अगर ऐसे लिखे आए 2 और ये 6 तब भी आपको क्या करना है। तो अगर संख्याएं नहीं भी लिखी हों, जैसे 2 और 6 नहीं लिखा है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि धातु की क्रिया किससे, एल्कोहल से कराएंगे तो कौन बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्या, धातु एल्कोक्साइड। क्या बनेगा, धातु एल्कोक्साइड। अब एक बात ये ध्यान देनी है आपको कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, बोलो 3। एल्युमिनियम की संयोजकता 3, तो हमको यहां कम से कम 3 अणु तो चाहिए। अब चूंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो डाई हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलेगी, तो इसके हमको 2 अणु और इसके कितने लड़े बनेंगे, 6 अणु, ठीक है ना। तो उत्पाद आप बना लोगे इसका, पहले ये क्वेश्चन आप लिख लें फिर इसका उत्पाद बनाते हैं। क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ सकता था, अभिक्रिया में ए तथा बी लिखिए, तब भी बात हुई है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया, इसके बाद में आप आंसर डाल के जब लिखोगे ना, तो मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ए और बी क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, मिटा देता हूँ इसको, तो आप दोबारा लिखेंगे इसको आंसर में, अभिक्रिया में क्या बनेंगे देखना, धातु एल्कोक्साइड बनेगा ना, ACH3CH3O का होल थ्राइस एल्युमिनियम, और इसके कितने अणु बनेंगे बोलो, 2 कैसे बनेंगे पुनः समझें, वैसे तो बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक एल्युमिनियम से कितने एल्कोक्साइड जुड़ेंगे, 3। यहां पर एल्युमिनियम कितने हमारे पास 2, और ये एल्कोहल कितने 6, तो 2 अणु हो गए ना इसके। इसका नाम है एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, और बाहर क्या निकलेगा बोलो, 3H2। अब देखो ए और बी क्या आ गए यहां पर, आप लिख सकते हैं ए यहां क्या है
एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, बी यहां पर क्या है बोलो, हाइड्रोजन। है या नहीं है? अब जैसे क्वेश्चन, ये तो मैंने सीधा लिख दिया कि उत्पाद लिखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आता है अभिक्रिया में कि निम्न अभिक्रिया में ए तथा बी को पहचानिए या ए तथा बी को लिखिए। तो ए और बी हम लिख देंगे। ए क्या है? एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, बी क्या है? हाइड्रोजन। बोलो कोई कठिन है क्या? आप कैसी भी अभिक्रिया आ जाए इससे संबंधित आप लिख दोगे। कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताया। अभी मैं आपको एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति से संबंधित कुछ क्वेश्चन और लिखाऊंगा, लेकिन वो लिखाऊंगा फिनोल के साथ। किसके साथ लिखाऊंगा? फिनोल के साथ। फिनोल से तुलना और भी तुलना कराऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आपको वहां लिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो, इसके बाद अभी हमारी एक अपक्रिया इसमें हो चुकी है, क्षार धातुओं के साथ क्रिया हो गई है ना। क्षार धातुओं के साथ क्रिया करवाई तो क्या बनता है? धातु एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? बाहर मुक्त होती है। अब दूसरी अपक्रिया इसी में, आपको पता है अपक्रिया कौन सी चल रही है? अपक्रिया वे चल रही है जिनमें कौन सा बंध टूटता है? बोलो, OH बंध टूटता है। अर्थात कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं चल रही हैं। इसमें जो दूसरी अपक्रिया, बहुत अच्छी अपक्रिया, बहुत सरल अपक्रिया, और अपक्रिया है एस्टरीकरण। हेडिंग डाल लो, एस्टरीकरण। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें नामों के बारे में, जैसे रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके जब आप अपक्रिया पढ़ने लगोगे, जैसे मैं लिखता हूं हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण, इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। निर्जलीकरण, यहां पर नी और बी जहां आए, नी और बी, नी माने भी निकलना होता है और बी माने भी क्या होता है? निकलना। तो जैसे निर्जल, निर्जल माने जल का निकलना, नी माने निकलना, किसका? बोलो, जल का। जैसे मैं कहूं बी हाइड्रोजनीकरण, बी माने निकलना, किसका निकलना? हाइड्रोजन का निकलना। अब यहां पर क्या है? एस्टरीकरण, इसका मतलब एस्टर का बनना, एस्टर का बनना। अपक्रिया बहुत अच्छी है, बहुत सरल है और इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो इसकी सारी अपक्रिया है। देखिए अपक्रिया क्या है? ये हमारा एल्कोहल है। कौन है ये? एल्कोहल। और इस एल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होती है? बोलो, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। अपक्रिया बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल अपक्रिया है। जब एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं, तो आप देखिए अपक्रिया कौन सी पढ़ रहे हो जिसमें यह बंध टूटता है? कौन सा बंध? OH, किसका? एल्कोहलों का। तो यहां से ये हाइड्रोजन, और देखिए यहां से हाइड्रोजन टूटेगी ना, तो हाइड्रोजन पर H+ आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और यहां से ये OH, O पर क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पर आएगा प्लस। तो जो H+ है ये तो किसको ले जाएगा? बोलो, OH को। किसके रूप में निकलेगा? H2O। किसके रूप में निकलेगा? H2O। बात समझ में आई? पुनः सुने, देखो इसको थोड़ा यहां रख देता हूं मैं, ROH प्लस R-COH। ये बंध टूटता है प्लस माइनस, ये बंध टूटेगा माइनस प्लस। तो प्लस किसके साथ चला जाएगा? माइनस के साथ। और ये माइनस किसके साथ जुड़ेगा? बोलो,
इस प्लस के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा R डैश C डबल बॉन्ड O और ये यहां पर जाके जुड़ जाएगा OR। इसको आप जानते हो कौन है ये एस्टर है। कौन है ये? एस्टर। तो बना कौन है? एस्टर, इसलिए अपक्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण। इसमें से फलों के समान गंध आती है एस्टर में से। फलों के समान का मतलब जैसे यदि कभी आप जैसे जो फलों की ढकेल होती है, फलों का गोदाम होता है, वहां से जब निकलते हो ना एक तीक्ष्ण गंध आती है, वो सेम गंध किसकी है? एस्टर की है। आप इसको लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं। यहाँ हमारे 12th में जब आप आओगे, 12th में तो है, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये प्रैक्टिकल हमारे है, प्रैक्टिकल भी है ये, ठीक है ना। अपक्रिया ये हमने कॉमन लिया। एक एग्जांपल अगर हम लें तो देखो CH3 CH2OH, ये कौन है बोलो? एथेनॉल। और इसकी क्रिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कौन है? अम्ल है, एथेन प्लस OH अम्ल। नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। इसका नामकरण भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एथेनोइक अम्ल। अब क्रिया किसकी उपस्थिति में बोलो? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या होगा? ये H OH को लेकर किसके रूप में जाएगा बोलो? H2O। मैंने आपको बताया कैसे टूटता है, आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, प्लस माइनस मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए, क्योंकि मैं ज्यादा वो हो जाता इसलिए इसमें नहीं लिखा है, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया कैसे टूट रहा है। तो ये बनेगा, देखना, CH3COO, भाई ये जुड़ेगा पूरा, CH2CH3। इनके मत बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। इस मैंने संगणित सूत्र लिख दिया है, बनाए नहीं बनाए बॉन्ड तो होता ही है। इसका नाम आप लिखें, रफ में लिखने की कोशिश करें, मैं तो इसमें लिख ही रहा हूं, ठीक है। ये एस्टर है, 100% एस्टर है। और इसका नाम आप 1 मिनट आपके पास है, आप लिखिए, फिर मैं आपको लिख के देता हूं। देखिए आपने नाम लिख लिया होगा, इसका नहीं भी लिखा है तो मैं बता देता हूं। एस्टर को, जो एस्टर होता है ना, उसको आईपीएससी पद्धति में एल्केनोएट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एल्केनोएट। एल्केनोएट का मतलब, जैसे में एस्टर ये है, ये RCOOR, तो इस R को तो हम कहते हैं एल्किल, और ये बाकी के पूरे समूह को क्या कहते हैं हम? एल्केनोएट। जो 11th में पढ़ा है ना आपने, अनुलग्न क्या लगाते हैं? O8, ठीक है ना। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे इसका, यहां कितने कार्बन की श्रृंखला? 2, तो इसका नाम क्या होगा बोलो? एथिल। फिर ये पूरा समूह, यहां पर कितने कार्बन की श्रृंखला? 2 कार्बन की। 2 कार्बन की को एथ कहते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। अनुलग्न क्या लगेगा? O8, तो क्या लिखेंगे? एथेनोएट। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अपक्रिया बहुत सरल है, अच्छी है। ये जो अपक्रिया है ये क्या होती है मैं आपको बताऊं। एस्टर जो है, ध्यान से सुने, जैसे मैं कहूं कि ये एस्टर है, ये एस्टर है। अगर मैं आपको बहुत ब्रॉड तरीका से, ये माना कि उसमें नहीं मिलेगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये एस्टर है और इसका यदि हम जल अपघटन कराएं, क्या करवाएं? इसका जल अपघटन। ध्यान से सुने, जल अपघटन तनु H2SO4 की उपस्थिति में करवाएं, ठीक है। तो जल कैसे टूटेगा? H पर प्लस और OH पर माइनस। जल ऐसे टूटता है। जब जल ऐसे टूटेगा तो जल जब इस एस्टर पर आक्रमण करेगा ना, तो बंध यहां से टूटेगा, बिस्मांस बंध विखंडन होगा।
विषमांश बंध विखंडन होगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश जाएगा, माइनस बेटा, और कार्बन पर जाएगा प्लस। तो ये प्लस पर कौन जाके जुड़ेगा, माइनस, और माइनस पर कौन जाके जुड़ेगा, प्लस। और उत्पाद क्या बनेगा देखना, ROH और RCOOH क्या बन गया देखना जरा। ये कौन है, एल्कोहल। ये कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कौन है, एस्टर। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, ये एस्टर है, ये एल्कोहल बन गया, ये कौन बन गया बोलो, अम्ल। अपघटन किसकी उपस्थिति में, तनु एस्टरोसोपोर की उपस्थिति में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, एस्टर का यदि तनु एस्टरोसोपोर की उपस्थिति में जल अपघटन कराएं, जल से क्रिया कराएं, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब थोड़ी देर के लिए आप आइए यहां, हमने क्या लिया, एल्कोहल। इधर देखो हमने क्या लिया बेटा, एल्कोहल, और ये कौन है बोलो, अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपक्रिया सांद्र एस्टरोसोपोर की उपस्थिति में जल के अणु का क्या हुआ, निष्कासन, क्या बना, एस्टर। आप ध्यान से सुनिए, अगर अपक्रिया लगातार चल रही है इधर, तो लगातार जल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और जब जल निकलेगा और ये जल जब सांद्र एस्टरोसोपोर के साथ मिलेगा, सांद्र एस्टरोसोपोर उसी में है, तो अगर हम कंसंट्रेट कोई भी सॉल्यूशन है उसमें यदि आप जल मिलाओगे तो वो डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा। भाई पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, कंसंट्रेट मतलब सांद्र और तनु में अंतर क्या है। सांद्र का मतलब क्या है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी यौगिक है, उसका ऐसा विलयन जिसमें उसकी सांद्रता ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। और तनु का मतलब क्या है, उसमें कंसंट्रेशन कम है। अब जैसे लगातार यदि ये अपक्रिया चलेगी तो जल लगातार H2SO4 में क्या बनेगा, मिलेगा, तो सांद्र H2SO4 किस में बदल जाएगा, तनु H2SO4 में, और इसमें जल है और ये कौन है, तनु H2SO4। कंडीशन कौन सी हो गई, मतलब इस स्थिति में ये जो एस्टर है ना पुनः किस में टूट जाएगा बोलो, एल्कोहल में और जल में। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो अपक्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाता है, ठीक है, एस्टर बनाता है। अब ये आपने वहां पर रासायनिक साम में 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, रासायनिक साम में, रासायनिक साम लास आतिल्य का नियम 11th में चैप्टर है, चैप्टर नंबर शायद 7 है, 7, साम्यावस्था। साम्यावस्था मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, साम्यावस्था के बारे में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो रासायनिक साम्यावस्था में एक नियम है, लास आतिल्य का नियम। किसका नियम, लास आतिल्य का नियम। लास आतिल्य का नियम क्या है, मैं आपको बहुत, क्योंकि वो तो पूरा चैप्टर है, लेकिन यहां आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जैसे कोई अभिक्रिया है, माना A+B और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उससे बन रहा है C+D। आपको पता है प्रारंभ में अभिक्रिया का जो वेग है, अग्र अभिक्रिया, मतलब A+B से क्या बनेगा, C+D, तो इसको कहते हैं अग्र अभिक्रिया। अभिक्रिया किधर चलेगी, आगे। और जब C+D आपस में क्रिया करके पुनः यदि A+B बनाते हैं तो इसको कहते हैं पश्च अभिक्रिया। ये 11th की बात है, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास C+D तो होता ही नहीं है, माना क्रिया कारक लिया हमने, केवल A और B है, तो अग्र अपक्रिया तेज चलती है, और जैसे C+D बनता है तो फिर धीरे धीरे करके पश्च अपक्रिया भी चलने लगती है। तो प्रारंभ में तो अग्र अपक्रिया तेज चलती है, पश्च अपक्रिया स्लो चलती है, लेकिन धीरे धीरे करके ये A+B, A और B इसमें बदल जाते हैं। तो एक स्थिति कैसी आती है कि जितना A और B मिलकर C और D बना रहे ना, उतनी ही C और D मिलकर क्या बनाते हैं, A और B। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य कहते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्य। और साम्य पर हमको क्या लगता है कि अभिक्रिया होना बंद हो गई। ये पूरा चैप्टर है, मैं पूरे चैप्टर की समरी आपको 2 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको हम क्या कहते हैं, साम्य, है ना। मैं आपको और सरल तरीका समझाऊं, जैसे माना कि ये हमारे पास एक पानी की टंकी है, 2 टंकी हैं, ध्यान से सुने, और ये टंकी पानी से भरी हुई है, ए टंकी, और ये बी। अभी हमने क्या किया, इस टंकी का कनेक्शन इस टंकी से कर दिया। आप बताइए क्या होगा, ये खाली है, ये भरी है, तो क्या होगा, इस टंकी से पानी किधर जाएगा, इधर आएगा, और इधर आएगा, धीरे धीरे करके तेजी से पानी इधर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। अब एक कंडीशन कैसी होगी कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इस बी टंकी में पहुंच गया। अब हमको क्या लगेगा कि आप देखोगे कि ना तो
पानी बिल्कुल स्थिर हो गया, ना तो इधर जा रहा है और ना उधर जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या है कि जितना पानी इधर जाता है उतना ही पानी किधर इधर जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, साम्य। क्या कहते हैं, साम्य। अगर, अब ध्यान से सुनना क्योंकि मैं आपको वो लासाते नियम लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यदि मैं क्या करूं, सुनिए, मैं यदि क्या करूं कि इस बी टंकी में एक पत्थर डाल दूं, क्या डाल दूं, पत्थर, तो बोलो पानी किधर जाएगा, पानी एक ही तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, एक ही तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो जाएगा। या दूसरी तरह से कहूं कि पत्थर ना डालूं, मैं इसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लूं, तो पानी किधर जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा। या दूसरी तरह से कहूं कि मैं पानी इस टंकी में से एक बाल्टी पानी बाहर निकाल लूं, तो पानी किधर चलेगा, ए से बी। साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था में क्या है कि अग्र अपक्रिया फर्स्ट अपक्रिया दोनों के वेग समान है। हमको अपक्रिया क्या लगती है कि अपक्रिया बिल्कुल शांत है। तो यहां पर लासातिले ने क्या कहा था, अगर किसी भी साम्य अवस्था पर कोई भी परिवर्तन किया जाए, उसके सांद्रता, ताप, दाब में, अपक्रिया के क्रियाकारकों की उत्पाद की सांद्रता में या ताप में या दाब में कोई भी परिवर्तन किया जाए, किस स्थिति पर, साम्य पर, तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिस ओर उसके जाने से जो परिवर्तन किया है उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। नहीं आई समझ में, दोबारा से सुने कि अगर साम्य अवस्था में, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी ये अपक्रिया है और इनके मध्य क्या स्थापित हो गया, साम्य। साम्य का मतलब जितना ए टूटकर बी बना रहा है उतना ही बी टूटकर क्या बना रहा है, ए। यदि हम यहां पर इसकी सांद्रता में या इसकी सांद्रता में या इनके ताप में या इनके दाब में कोई भी परिवर्तन करें, कैसे, यदि मैं यहां पर बी की सांद्रता बढ़ा दूं साम्य अवस्था पर, तो बी की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य किधर चलेगा, ए की तरफ चलेगा, क्योंकि जो परिवर्तन हमने किया है उस परिवर्तन को समाप्त करने के लिए उसको विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, उतना ही ये क्या बना देगा, ए बना देगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं ये आपको यहां इस अपक्रिया के लिए मैं आपको लाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एस्टरीकरण अपक्रिया है ये उत्क्रमणीय होती है। लिखाने को तो मैं एक शब्द लिखा देता आपको और आपको पता भी नहीं लगता क्या है, लेकिन मैं चूंकि ये सब जगह काम आते हैं, उत्क्रमणीय रूप से संपन्न होती है। इसलिए यदि हमको एस्टर की अधिक मात्रा चाहिए, क्या चाहिए, अधिक मात्रा, तो जो अपक्रिया में जल बनता है ना जो अपक्रिया में एस्टर बनता है ना, इस एस्टर को हटाते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए। मतलब मेरा क्या है कि जैसे एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं, एस्टर। उत्क्रमणीय अपक्रिया है तो एक स्थिति बिल्कुल बराबर की आ जाएगी, ठीक है ना। अब यदि हम इसको हटाते रहेंगे तो अपक्रिया किधर चलती रहेगी, अग्र दिशा में चलती रहेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी, बोलो। और अगर हमने इसको नहीं हटाया तो अपक्रिया किधर चालू हो जाएगी, पश्चिम दिशा में चालू हो जाएगी, मतलब पुनः ये बनने लग जाएगा। ये हमारा जो रहा वो है साम्य अवस्था, चैप्टर 7 है 11th में, पूरा बहुत शानदार है। उसमें द्रव्यनुपाती क्रिया नियम भी है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। आप देखना, पढ़ना घर पे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो सब जगह काम आएगा आपको। और लासाते नियम, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पुनः मैं इस अपक्रिया पर आ जाता हूं यहां से हटकर। एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जल के अणु का निष्कासन होगा, एस्टर बनेगा। मैंने आपको पहली क्लास में, एक क्लास में और बताया था, जहां भी 99% कंडीशन क्या है, जहां भी आपको तनु H2SO4 मिले तो जल के अणु का योग कर देना, और जहां भी आपको सांद्र H2SO4 मिले वहां जल के अणु का निष्कासन कर देना। 99% आपको अपक्रिया में ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, जल के अणु का निष्कासन होगा, एस्टर बनेगा, अपक्रिया क्या कहलाएगी, एस्टरीकरण कहलाएगी। इसमें से किसके समान गंध आती है, इसमें से फलों के समान गंध आती है। यदि हम एल्कोहल की क्रिया, अच्छा ये उत्क्रमणीय होती है, इसलिए इसमें से जो बनने वाला उत्पाद है एस्टर है उसको लगातार हटाते हुए रहना चाहिए, जिससे कि हम हो सके, नहीं तो अपक्रिया क्या चल जाएगी, उल्टी चल जाएगी। क्या बन जाएगा, बोलो, जो एस्टर है वो किस में टूट जाएगा, एल्कोहल और अम्ल में टूट जाएगा, ठीक है। बात को कुछ समझ में आई बेटा। देखिए,
देख मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूरे के पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। लिखाना, लिखी हुई अपक्रिया तो आपको बहुत सारी सब जगह यार बुक में मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आगे चल के भी, ये सारी बात है। ठीक है, अगर हम किससे अम्ल एनहाइड्राइड और अम्ल हैलाइड की भी क्रिया यदि हम कराएं ना, किससे, एल्कोहल से, तब भी एस्टर बनता है। उसको मैं अभी लिखा दूंगा आपको, पहले इसको लिख लो। लिखिए, जब एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल एनहाइड्राइड या अम्ल एनहाइड्राइड या अम्ल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो एस्टर का निर्माण होता है। जिसमें से फलों के समान गंध आती है, जिसमें से फलों के समान गंध आती है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराई है, दो और करानी है इसमें। पहले इसमें एरो लगा के एक पॉइंट और लिखो, एरो लगा के लिखो। लिखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड के साथ एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अम्ल एनहाइड्राइड की क्रिया एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखो, एल्कोहल की अम्ल हैलाइड के साथ क्रिया, ये लिखना आप, प्रीडिन क्षार। एल्कोहल की अम्ल हैलाइड के साथ क्रिया प्रीडिन क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है। बात समझ में आई बेटा? तो पहले आप ये दो अपक्रिया उतारें, फिर मैं और अपक्रिया आपको लिखाऊंगा। सही है, बहुत शानदार अपक्रिया है बेटा, ये बहुत शानदार। और अभी तो ये इसमें कई पॉइंट मुझे और लिखाने।
हो गई बेटा। देखिए इसके बाद एल्कोहल और ये देखो एनहाइड्राइड, आपने देखा होगा ये अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं ना अम्ल एनहाइड्राइड की, तो देखो ये कैसे टूटेगा, यहां पर आपको पता है प्लस माइनस, और यहां पर ये टूटेगा कैसी, ऐसी। ऐसे जब ये बंद टूटेगा, ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य का बॉन्ड है, ये ध्यान रखना, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा माइनस और कार्बन पर क्या आएगा प्लस। तो जो H प्लस है वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा और इस पर जुड़ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा RCOOH, कार्बोक्सिल अम्ल बन गया तो। और ये जो समूह है RCO, अब देखो इस पर अपन डैश लगा सकते हैं अगर आपको अलग इसको करना है, तो RC डबल बॉन्ड OR क्या बन गया बोलो, एस्टर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है क्रिया में? बहुत अब क्रिया आएंगी अभी ऐसी वाली, इस सब क्रिया को लिखो आप। ठीक है, अब यहां पर हम R लेकर कितने भी कार्बन का हम वो अम्ल एनहाइड्राइड ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और मुझे अब क्रिया भी लिखानी है एग्जाम्पल लेके, तो उसको मैं अभी इसके थोड़ा सा उसमें लिखाऊंगा। पहले आप एक एरो लगा के एक पॉइंट लिख लो, यहां नीचे लिखो उपरयुक्त अभिक्रिया, उपरयुक्त अभिक्रिया उत्क्रमणीय रूप से संपन्न होती हैं, उत्क्रमणीय रूप से संपन्न होती हैं अतः अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद को लगातार हटाते रहना चाहिए। लगातार हटाते रहना चाहिए, ठीक है ना। हटाते क्यों रहना चाहिए, जिससे कि इसकी अच्छी लब्धि हमको प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा था, उत्क्रमणीय है क्योंकि पुनः ये इसमें टूट जाएगी, इसलिए इसको लगातार हटाते रहना चाहिए। एक अपक्रिया और इसमें, अभी तो एक तो नहीं, अभी तो 3 अपक्रिया और लिखानी है इसमें। ये देखो एल्कोहल और अम्ल क्लोराइड, ये अम्ल क्लोराइड है। ये सारे आपने 11th में पढ़े होंगे। अम्ल के 4 व्युत्पन्न, हैलाइड, एमाइड और एस्टर और एनहाइड्राइड। अम्ल क्लोराइड अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन क्षार की उपस्थिति में। पिरीडीन कैसे होगी, देखिए आपको पता है क्रिया कौन सी चल रही है। OH टूटता है, यहाँ पर बंद टूटेगा H पर प्लस, O पर माइनस, बंद कौन सा टूटेगा ये,
तो आपको पता है कार्बन और Cl के मध्य का जब बंध टूटेगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, Cl पर, तो Cl पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस, और कार्बन पर आएगा प्लस। तो ये Cl माइनस इस H प्लस को लेकर किसके रूप में निकलेगी, बोलो HCl, और इसको यहाँ पर R डैश कर दो, क्या बनेगा, R डैश COOR। कौन बन गया, बोलो एस्टर। कोई दिक्कत है क्या? यहां पर जो R डैश हमने लिया है ना, आप यहां पर कितने भी कार्बन की श्रृंखला ले सकते हैं, एक कार्बन की श्रृंखला ले लो, 2 कार्बन की ले लो, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, लेकिन जब हम यहाँ R डैश की जगह पे फिक्स एक कार्बन, जैसे 2 कार्बन का यदि हम हैलाइड या एनहाइड्राइड लेंगे ना, तो उस अभिक्रिया को एक अलग नाम दिया जाएगा, वो मैं अभी आपको लिखाऊंगा जस्ट इसके बाद, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनके एग्जाम्पल आपको नहीं लिखा है, मैं जस्ट नीचे लिखाऊंगा। अब इस अभिक्रिया की खासियत क्या है कि इस अभिक्रिया में जो HCl अम्ल है, जो ये प्रीडिन जो क्षार है ना, वो इस HCl अम्ल को क्या करता रहता है, अवशोषित करता रहता है। क्या करता रहता है, अवशोषित। तो ये अभिक्रिया तो ऑलरेडी आगे की दिशा में चलती रहती है। ये अभिक्रिया उतारो आप। हो गई अभिक्रिया। इसमें नीचे एरो लगा के एक पॉइंट लिखो। देखो उपर्युक्त अभिक्रिया में बनने वाला HCl अम्ल प्रीडिन क्षार द्वारा अवशोषित हो जाता है। अतः एस्टर की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। एस्टर की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अब यहां पर आप देखें, अभिक्रिया तो इसी में है, एस्टरीकरण में ही है, लेकिन थोड़ी अलग हटके है। देखो अलग तो नहीं है, स्पेशल हो जाती है वो। जैसे देखिए अभिक्रिया एस्टरीकरण में ही एक अलग से हेडिंग आपको डालनी है, एसीटिलीकरण। एसीटिलीकरण ऑब्लिक एसीटिलन। नीचे हेडिंग डालो एसीटिलीकरण या ऑब्लिक एसीटिलन। देखिए यहां पर ये स्पेशल अभिक्रिया हो जाती है। एक तो मैंने आपको उससे पहले जस्ट एस्टरीकरण में लिखाया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें या अम्ल क्लोराइड ले लें या अम्ल हैलाइड ले लें, ठीक है ना। यहां पर आपको स्पेशल हो जाएगी। देखिए ये एथेनॉल और इसकी क्रिया इसका आईपीएससी नाम तो है एथेनोयल क्लोराइड। ऑयल हैलाइड इनका आईपीएससी नाम लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। तो आईपीएससी नाम तो एथेन, 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथेनोयल क्लोराइड, लेकिन इसका एक सामान्य नाम है एसीटिल क्लोराइड।
प्रीडिन क्षार। ठीक है, ध्यान से सुने, एसिटिल क्लोराइड। अगर हम एल्कोहल की, किसी भी एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएं, किससे कराएं? एसिटिल क्लोराइड से। ध्यान सुने, तो देखिए ये जो H है भाई, बंद कैसे टूटेगा? H पर प्लस और O पर माइनस। यहां पे कैसे टूटेगा? Cl पर माइनस और कार्बन पर प्लस। तो ये जो H प्लस है वो इस Cl माइनस को लेकर और किसके रूप में निकलेगा? बोलो, HCl के रूप में। अब क्रिया ये हम कौन सी पढ़ रहे हैं? OH बंद टूटता है, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इसमें आप देखिए ध्यान से कि H प्लस जा रहा है, इसमें गया, और H प्लस के स्थान पर कौन आ रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O, ये समूह आ रहा है, और इस समूह को हम कहते हैं एसीटिल। क्या कहते हैं समूह को? एसीटिल। इस समूह को हम क्या कहते हैं? एसीटिल समूह। तो अब बनेगा क्या देखना, बनेगा वही एस्टर CH3COO CH2CH3, नाम एथिल एथेनोएट। ध्यान से सुने, यहां पर ये फिक्स हो गया। वहां पे तो क्या था, आप कोई सा भी अम्ल ले रहे हैं, अम्ल एनहाइड्राइड ले रहे हैं या अम्ल हैलाइड ले रहे हैं, कितने भी कार्बन का ले रहे हैं, 1 का लो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो वो तो कॉमन हो गई। अगर हमने फिक्स ले लिया, अगर हमने ये 2 कार्बन का ही लिया, या यूं कहें कि H प्लस को यदि, H प्लस का यदि प्रतिस्थापन किसके द्वारा? इस एसिटिल समूह द्वारा ही हो, बनेगा तो एस्टर, लेकिन तब इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे? एसिटिलीकरण। क्या कह देंगे? एसिटिलीकरण। जैसे एसिटिल क्लोराइड से करवाइए, ऐसे ही किससे करवाएंगे? ऐसे ही किससे करवाएंगे? देखो अभिक्रिया में अभी आपको लिखा दूंगा थोड़ी देर में। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, सामान्य नाम। आईपीएससी नाम क्या है इसका? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये पढ़े अपने 11th में। तो यहां पर भी ये बंद, ये टूटेगा, तो H प्लस का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? एसिटिल समूह द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? एसिटिल समूह द्वारा होगा। तब इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो आप हेडिंग डाल लें, एसिटिलीकरण ऑब्लिक एसिटिलन। लिखो क्या नहीं, हाँ बेटा, अभी क्या है कि ये अपक्रिया फिर मैं आपको कल ही लिखवाऊंगा, क्योंकि आज इतना ही, ठीक है ना। उसको आप पढ़ के आए, बहुत है तो एस्टरीकरणी, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशल हमने ये 2 लिए, इनके साथ क्रिया बस सिंपल है। तब तक आप पढ़ भी लोगे और कल आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपक्रिया पढ़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।